जय हिंद। आज की क्लास में हम देखेंगे मनोविज्ञान क्लास 26। मनोविज्ञान की जो क्लास चल रही थी साथियों, अपना जो सेशन चल रहा था, आज उसका टेस्ट नंबर 26 है। अगर आपने पिछली क्लासों को अटेंड नहीं किया है तो प्लीज़ आप जाकर के उस क्लासों को अटेंड कीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट और एकदम ये मानिएगा कि एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चनों को मैंने सेशनों में शामिल किया है। तो बड़े इम्पोर्टेंट ये सेशन आपके एग्ज़ाम के लिए होने वाले हैं और आज का सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिएगा साथियों, आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है आपके सामने ये रहा कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार विद्यालय में बुद्धिमत्ता के किस रूप का सम्मान नहीं किया जाता है? स्थानिक, भाषा बुद्धि, संबंधी, तार्किक या उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, हार्वर्ड गार्डनर की बात हो रही है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। जिन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने सबसे पहले इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि का जिक्र किया है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विद्यालय में जो है बुद्धिमत्ता के किस रूप का सम्मान नहीं किया जाता? तो स्थानिक, यहाँ पर ऑप्शन पहला जो है आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सीसीई में कितने प्रतिशत निर्माणात्मक मूल्यांकन है? निर्माणात्मक मूल्यांकन है कितने प्रतिशत है? निर्माणात्मक साथियों, एक तो होता है निर्माणात्मक और एक होता है योगात्मक। ठीक है, योगात्मक होता है और एक होता है निर्माणात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है निर्माणात्मक, तो कितने 20 होता है, 30, 40 या फिर 60? तो साथियों निर्माणात्मक की अगर हम बात करें तो ये होता है साथियों 40%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणात्मक मूल्यांकन के लिए एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? सम अनुदेशन, मौखिक प्रश्न, प्रश्नोत्तरी या सत्र परीक्षा। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन जिसको हम कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? रचनात्मक मूल्यांकन। तो क्या रचनात्मक मूल्यांकन के लिए जो है साथियों कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो सम अनुदेशन भी होता है, मौखिक प्रश्न भी होता है, प्रश्नोत्तरी भी होती है, लेकिन सत्र परीक्षा और जो सत्र परीक्षा है ये नहीं होती, क्योंकि ये तो साथियों किस में होती है? ये होती है योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत। किस में होती है साथियों? योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आती है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड खाली स्थान से संबंधित है। ऑप्शन पहला है कि ग्रामीण विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराने से, सार्वभौमिक पंजीकरण कराने से, सभी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से, या बीच में ही विद्यालय छोड़ने को रोकने से। साथियों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये जो शिक्षा नीति थी 1986 से संबंधित है। ओके, जब से ये शुरुआत हुआ है और इसका जो है ये जो संबंधित है, इसका जो उद्देश्य था वो था सभी विद्यालयों में जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध करवाना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट कौन सा गार्डनर की 7 बुद्धिमत्ताओं की सूची में नहीं है? यहाँ पर गार्डनर हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, तो क्या अंतर्व्यक्ति बिल्कुल बताई थी, भाषाई बुद्धि भी बताई थी, प्रकृतिवादी भी बताई थी, लेकिन भौतिक इस प्रकार की कोई बुद्धि का इन्होंने जिक्र नहीं किया है, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा कुछ घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है ना, प्रोत्साहन की मांग करता है। कोलबर्ग के नैतिक चरणों में से कौन सा इससे संबंधित है? कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है और इनमें से जो है वो बच्चा किस चरण में बच्चा प्रोत्साहन मांगता है, यानी कि आप उसको कुछ दो उसके बदले में वो कार्य करेगा, ये जो है कौन से चरण में शामिल है? चरण फर्स्ट है, चरण सेकंड है, थर्ड है या फिर फोर्थ है? तो इससे ये जो संबंधित है साथियों, ये चरण फर्स्ट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि एक बच्चा एएनटी और 10 स्टर्ड और स्टार्टेड में अंतर नहीं कर पाता है, स्थिति क्या हो सकती है? इसका मतलब ये हुआ कि उसको पढ़ने में यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, पठन संबंधी अक्षमता आप इसको मान सकते हो। क्या है ये एक प्रकार से क्या है साथियों? पठन अक्षमता है। ठीक है, और पठन अक्षमता को हम क्या कहते हैं? डिस्मोर्फिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया जो है वो क्या हो जाएगा साथियों? ये लेखन संबंधी
अक्षमता है, लेखन से संबंधित अक्षमता है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है, ठीक है साथियों, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। डिस्मोर्फिया भी हमसे यहाँ पर हम बात करें तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं। डिसलेक्सिया क्या? डिसलेक्सिया साथियों पठन अक्षमता, क्या है? पठन अक्षमता, इसलिए राइट आंसर आपको करना है डिसलेक्सिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का एक कारक नहीं होगा? अभिप्रेरणा का एक कारक नहीं होगा। अच्छे निष्पादन के लिए पुरस्कार देना, बिल्कुल बच्चा इससे अभिप्रेरित होगा। प्राप्ति के लिए प्रोत्साहन देना, भाई बच्चे ने किसी चीज़ की प्राप्ति की है, किसी पुरस्कार की प्राप्ति की है, अगर आप उसको यहाँ पर हम बात करें उसका अगर आप थोड़ा सा प्रोत्साहन उसको दे देंगे तो बच्चा और मोटिवेट होकर के अच्छा काम करेगा, यानी कि ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। सी है कि लक्ष्य प्राप्ति है से उसे आगे निकलने के लिए प्रशंसा करना, बिल्कुल राइट है। और डी ऑप्शन क्या है कि एक विषय का उच्च दोहराव और अभ्यास निर्दिष्ट करना। अगर आप उच्च दोहराव और निर्दिष्ट अभ्यास करोगे तो यहाँ पर रट्टू तोता बन जाएगा बच्चा, इसलिए राइट आंसर आपको क्या करना है? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर बच्चे में कोई मोटिवेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि एक बच्चे की कालानुक्रमिक आयु 60 माह और उसकी मानसिक आयु जो है वो कितनी है? 66 माह है, उसका आईक्यू क्या है? आपने पता होगा टर्मन ने जो 1916 में एक सूत्र दिया था आईक्यू का, क्या दिया था साथियों? एम ए बटा, क्या आईक्यू बराबर क्या दिया था? एम ए बटा सी है, और इंटू इक्वल टू क्या दिया था? 100 दिया था। एम ए यानी कि मानसिक आयु, और मानसिक आयु यहाँ पर क्या दे रखी है? 66 दे रखी है, 6 दे रखी है। और सी ए यानी कि क्रोनोलॉजिकल यानी कि वास्तविक आयु क्या है इसकी? 60 है। और जब आप 60 माह को आप साल में बदलोगे तो कितने का? 12 और 12 पंजे 60 हो जाएगा, यानी कि 5 का जब इसमें क्या दोगे साथियों? आप भाग दोगे तो 5 और 2 10, और जब आप इसको गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 110। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मौजूदा योजनाओं में नई सूचनाओं को शामिल करते हुए परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं व्यासमापन, अनुबंधन, अनुकूलन या समायोजन। तो जो अपने में वर्तमान समय में जो मौजूद सूचना है उनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके, उन सूचनाओं में थोड़ा सा परिवर्तन करके कुछ नई सूचनाएं उनमें डाल दी जाए तो इसको हम कहते हैं साथियों अनुकूलन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अनुकूलन की बात हमारे पास कौन करते हैं? तो हमारे पास अनुकूलन की बात करते हैं जीन पियाजे, ठीक है साथियों, जीन पियाजे हमारे पास अनुकूलन की बात करते हैं। हमारे पास समंजन की बात करते हैं, ठीक है, हमारे पास संगठन की बात करते हैं, हमारे पास संरक्षण की बात करते हैं। कौन? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा कि विकलांगता जो एक बालक की हस्तलेख योग्यता और सूक्ष्म प्रेरक कौशल को प्रभावित करती है, हस्तलेख योग्यता को प्रभावित करती है। कुल मिलाकर अगर आप समझते हैं इस क्वेश्चन को तो इसका मतलब क्या हुआ? लेखन संबंधी अक्षमता। क्या है? लेखन संबंधी अक्षमता, और लेखन संबंधी अक्षमता को हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। क्या कहते हैं साथियों? डिस्ग्राफिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा शब्द एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है? तो शारीरिक वृद्धि गुणात्मक बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि गुणात्मक तो क्या होता है साथियों? विकास होता है। गुणात्मक क्या होता है साथियों? विकास। गुणात्मक होता है शारीरिक वृद्धि नहीं। संकल्पनात्मक ऐसा कोई खास नहीं है। संगठित। इसको सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ जो विकल्प है वो है मात्रात्मक। ऑप्शन नंबर सी आपको करना है राइट आंसर। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया का लक्षण। डिसलेक्सिया मतलब पठन संबंधी अक्षमता। डिसलेक्सिया का लक्षण मूल पाठ समझना, संख्या से कोई मतलब नहीं है, संक्षिप्त संकल्पना और लेखन, तो क्या हो जाएगा? डिस्ग्राफिया हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? मूल पाठ समझना में कठिनाई है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, कि अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक द्वारा प्रयोग किया जा सकने वाला सर्वोत्तम तरीका क्या है? क्या संपूर्ण कक्षा के लिए दृढ़ लक्ष्य और मील के पत्र को निर्धारित करना? तो ऐसा नहीं है। सर्वाधिक उपहृत विद्यार्थियों को पुरस्कार और प्रशंसा करना, अच्छे विद्यार्थियों की प्रशंसा करना। तो अगर आप कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो थोड़े इंटेलिजेंट है, अगर आप उनकी प्रशंसा करोगे तो पीछे वाले बच्चे तो पीछे रह जाएंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। बच्चों को अपने स्वयं लक्ष्य निर्धारित करने
और उनकी प्राप्ति के लिए कार्य करने में उन्हें सहायता करना या विद्यार्थियों में अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। ऐसा नहीं है, प्रतिस्पर्धा की भावना तो बिल्कुल बढ़ाना ही नहीं है। अगर बच्चों को स्वयं, क्योंकि कहा गया है मनोविज्ञान की प्रत्येक बच्चा स्पेशल है, प्रत्येक बच्चा क्या है, विशिष्ट है, इसलिए प्रत्येक बच्चों को अपने स्वयं को लक्ष्य निर्धारित करने दें और उनके किए गए जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करने में शिक्षक उनकी क्या करें, सहायता करें। राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, कि किस प्रकार का मूल्यांकन पठन की कमियों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। आपने पढ़ा होगा कमियों या फिर कारणों का पता लगाने के लिए किया जाता है। कारणों को बात कर ले तो क्या रचनात्मक है, असंरचनात्मक है, नैदानिक है या फिर योगात्मक है। तो कारणों का पता जिसमें लगाया जाता है साथियों वो है नैदानिक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका हो जाएगा राइट आंसर। साथियों ये था आज का सेशन, आज की क्लास। और आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना, ये सेशन आपको कितना अच्छा लगा। चलिएगा साथियों, आज का मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम, गुड नाइट, हैव नाइस डे।